नमस्कार। आज आपके सामने 11वां वीडियो लेकर के मैं आया हूं। और जो लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट 11वें वीडियो को देखने के लिए आए हैं, वो जा कर के इससे पहले 10 वीडियो को देखें, क्योंकि हर एक वीडियो के साथ आपका कंसेप्ट बनता गया है अगले वीडियो के लिए। तो जैसे जैसे आप शुरुआत से देखते जाएंगे तो आपका कंसेप्ट अगले वीडियो के लिए अच्छा खासा बनेगा, जिससे कि आपको चैप्टर जल्दी समझ में आएगा। जैसे कि आप अगर यहाँ पर देख रहे हैं कि ऊर्जा प्रवाह, तो ऊर्जा प्रवाह को समझने के लिए पहले आपको इकोसिस्टम का पूरा आपको देख के आना पड़ेगा। सबसे पहले तो शुरुआत से करिए कि इकोसिस्टम होता क्या है। सबसे पहले तो इकोलॉजी क्या होता है वहाँ से शुरू करिए और 10वां वीडियो तक आइए, क्योंकि वहाँ तक फुल कंसेप्ट है आपका। और ये वीडियो जो ऐसे हैं जो आपको कोई भी एग्जाम्स आप दे ले, ठीक है, चाहे यूपीएससी दे, चाहे अदर एग्जाम दे, है ना, पीसीएस दे, एसएससी दे, रेलवे दे। आजकल सभी एग्जाम में क्या हो रहा है कि बायोलॉजी के साथ आपको इस पोर्शन को जोड़ दे दिया जा रहा है, जिससे आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो ये आपका 24 वीडियो में पूरा का पूरा खत्म हो जा रहा है और काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से ख़त्म हो रहा है। और आप किसी बुक को अगर पढ़ते हैं तो आपको बुक को पढ़ने में समय लगता है, समझने में समय लगता है। तो इससे बेहतर है कि आप वीडियोज़ को देखें और कंसेप्ट को क्लियर करें, उसके बाद बुक्स को पढ़िए आप, ठीक है। और साथ ही साथ अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दिया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं ऊर्जा प्रवाह का। यहाँ से टॉपिक नया है ऊर्जा प्रवाह। देखिए किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में, अब देखिए यहाँ पे जो वर्ड आया है इकोसिस्टम। अब आपको इकोसिस्टम में मैंने क्या कहा कि जो क्लास 10 था उसमें मैंने पढ़ा दिया इकोसिस्टम। तो आपको एक एक वर्ड को देखना है ध्यान से। इकोसिस्टम को समझने के लिए क्लास 10 को आप देख के आइएगा। तो क्या बोले कि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र को चलने के लिए क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किस चीज़ की? तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा है। क्या है? सौर ऊर्जा है। क्लियर यहाँ तक कि ऊर्जा का एकमात्र अगर सोर्स को देखें तो क्या है? सौर ऊर्जा होता है। आपतित प्रकाश यानी कि जो इंसिडेंस प्रकाश होता है, इंसिडेंस प्रकाश का 50% भाग ही क्या है? PAR। पीआर का मतलब क्या होता है? फोटो सिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। फोटो सिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछता है कि टोटल आपतित किरण का कितना प्रतिशत भाग PAR मीन्स फोटो सिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन होता है, तो याद रखिएगा 50%। 50% जो भाग होता है वो फोटो सिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन होता है। और इसमें से केवल 2 to 10%, कितना? 2 to 10% PAR का प्रयोग कौन करता है? तो पादप करते हैं। देखिए रिलेशन कैसे बनाना है आपको। यहाँ से देखिए आपतित प्रकाश का मात्र 50% भाग क्या है? तो PAR है। और उस PAR का जो 50% भाग है, मात्र उसका 2 से 10% भाग ही क्या होता है? पादप यूज कर रहा है। हम ध्यान देने वाली बात है। समस्त जीव उत्पादकों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करते हैं। ये क्लास 10 में ही हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है, कि कैसे निर्भर कर रहा है, ठीक है। तो समस्त जीव जो हैं वो उत्पादकों द्वारा निर्मित क्या है? भोजन पर निर्भर करते हैं। ऊर्जा का न तो क्या होता है? निर्माण किया जा सकता है, न ही उसका विनाश किया जा सकता है, अपितु उसका सिर्फ रूपांतरण किया जाता है। ये आप लोग पढ़े हुए होंगे पहले से। आप लोग किसी को सिर्फ क्या हो सकता है? तो ऊर्जा का रूपांतरण किया जा सकता है। ये ना तो नष्ट हो सकता है ना तो बन सकता है, सिर्फ इसका रूपांतरण कर सकते हैं एक रूप से दूसरे रूप में। यही तो क्या है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, क्या है? डायनामिक्स है। लीजिए अब इसमें बायोलॉजी के साथ आपका फिजिक्स भी जोड़ दिया गया है, क्योंकि हर एक क्या है सेंटेंस का एक अलग महत्व है ना। तो जब हम लोग उस सेंटेंस को पढ़ रहे हैं और उसका कोई रिलेशन किसी थ्योरी के साथ है, तो उस थ्योरी का नाम भी हम लोग को जान लेना जरूरी है। तो ऊर्जा का ना तो विनाश किया जा सकता है, ना तो उसका निर्माण किया जा सकता है, उसका सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है। यही क्या है? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, यानी कि ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम है, ठीक है। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र के निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है ताकि पादपों व जंतुओं के लिए आवश्यक पदार्थों का निर्माण किया जा सके। क्लियर है? और ये क्या है आपका सेकेंड लॉ ऑफ क्या है? थर्मोडायनामिक्स है, यानी कि ऊष्मा गतिकी का दूसरा नियम है।
ये जो परसेंटेज है ये क्या है, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के आधार पर इस बात को कहा जा रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है ताकि क्या हो, पादप और जंतु के लिए आवश्यक पदार्थों का निर्माण किया जा सके। यही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है। तो आपको सभी चीजों को ऐड करते चलिए, जोड़ते चलिए। देखिए अब आता है लिंडमन्स का 10% का नियम। ध्यान दीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो लिंडमन्स हैं उनका 10% का नियम क्या कहता है, तो इस नियम के अनुसार हमेशा पिछले पोष स्तर के अगले पोष स्तर में केवल 10% ऊर्जा का ही प्रवाह होता है, शेष 90% ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में ह्रास हो जाता है। जैसे कि ध्यान रखिएगा कि अगर बात करते हैं हम बात करते हैं तो मान के चलिए कि शेर खाया हिरन को। शुरुआत करते हैं शुरू से, हिरन खाया पौधे को, तो पौधा में जो पूरा एनर्जी था उसका 90% रह गया, उसमें 10% गया किसमें, हिरन में। हिरन में 10% उसके लिए तो 100% है। जब शेर उसको खाया तो शेर में उसका 10% गया, हिरन में 90% हीट के रूप में क्या हो गया, उसका ह्रास हो गया। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान से सुनते चलिए एकदम। देखिए ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, यानी कि एक डायमेंशनल होता है। ठीक है, वन डायमेंशनल होता है, यानी कि यूनि डायरेक्शनल होता है। एक ही दिशा में क्या होता है, उसका प्रवाह होता है। क्या होता है, एक ही दिशा में उसका प्रवाह होता है। देखिए खाद्य श्रृंखला का वह खाद्य जाल, ठीक है, तो सभी जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या होते हैं, हरे पौधों यानी कि स्वपोषियों पर निर्भर करते हैं, क्योंकि ये जीव सौर्य प्रकाश को अवशोषित कर भोजन का निर्माण करते हैं, मीन्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। यहाँ तक क्लियर है। देखिए यहाँ से क्या दिखाया जा रहा है कि जो आपका T1 मान के चलिए, यहाँ पे क्या है, इसके पास 100% एनर्जी है। तो जब T2 के पास जाएगा तो इसका मात्र जाएगा कितना परसेंट, 10%, और 90% इसका ह्रास होगा। ये 10% इसके लिए क्या 100% है मान के चलिए, या फिर नहीं मानेगा तो भी दिख रहा है आपको कि 10% का 10% क्या होता है, तो 1% होता है। तो T3 पास क्या गया, इसका मात्र और मात्र 1% गया। अब T4 को देखिए तो 1 का अगर 1 का 10% निकालता तो क्या होता है, 0.01% होता है। ठीक है, तो यानी कि प्रत्येक स्तर में क्या हो रहा है, 10% ही एनर्जी का प्रवाह हो रहा है। और कैसे हो रहा, तो एक ही दिशा में हो रहा है। अब आते हैं फूड, देखिए खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन पर। तो खाने व खाए जाने की प्रवृत्ति को ही खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, खाने व खाए जाने की प्रवृत्ति को ही क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य श्रृंखला में जीव एक दूसरे पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। और आप लोग काफी इस चैप्टर को पढ़ के मजा ले रहे होंगे, क्योंकि पूरा क्लियर कंसेप्ट आपके सामने रख दिया जा रहा है, जिससे आप लोगों को देखने में दिक्कत नहीं होगा। और पिछले क्लासेस से रिलेटेड भी आपको थ्योरीज आगे क्लास में मिल रहा है, जिससे आपको समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। अगर बात करते हैं खाद्य श्रृंखला के जीव पोष स्तर का, देखिए खाद्य श्रृंखला के जीव पोष स्तरों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। जैसे कि स्तर 1, 2, 3, 4। किसी पोष स्तर पर पाए जाने वाले जीवित पदार्थ की खास मात्रा को हम खड़ी फसल कहते हैं, यानी कि स्टैंडिंग क्रॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप्स कहते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि स्टैंडिंग क्रॉप किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा कि किसी भी पोष स्तर पर पाए जाने वाले जीवित पदार्थ की खास मात्रा को हम क्या कहते हैं, खड़ी फसल कहते हैं, या स्टैंडिंग क्रॉप्स के नाम से जानते हैं। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए फूड चेन इन ग्रास लैंड इकोसिस्टम, यानी कि घास स्थल परितंत्र में खास श्रृंखला कैसे होता है। ध्यान दीजिए, चरण खाद्य श्रृंखला, ध्यान दीजिएगा इसमें। जैसे कि घास है, ये क्या होगा, T1 हो गया, क्योंकि ये क्या है, प्राथमिक उत्पादक है ये, तो ये T1 हो गया। टिड्डा घास को खाया, ये क्या हो गया, T2। ये हम पढ़ाए थे आप लोग को पिछले क्लास में ही कि घास को खाया कौन, टिड्डा, तो टिड्डा T2 हो गया। और ये क्या है, चूंकि घास को खा रहा है तो ये प्राथमिक उपभोक्ता और कैसा, शाकाहारी हो गया। टिड्डा को खाया कौन, तो टिड्डा को खाया मेढक, तो मेढक क्या हो गया, T3 हो गया। और T3 में भी कैसा,
तो प्राथमिक मांसाहारी हो गया, क्योंकि ये क्या किया, शाकाहारी को खाया। मेढक को खाया सांप, सांप क्या हो गया, T4 हो गया। लेकिन कैसा, तो तृतीयक उपभोक्ता, और तृतीयक उपभोक्ता में क्या है आपका, द्वितीयक मांसाहारी है। क्यों द्वितीयक मांसाहारी है, क्योंकि इसने प्रथम क्या चीज, मांसाहारी को खाया, सॉरी शाकाहारी को नहीं, प्रथम मांसाहारी को खाया। यहाँ तक क्लियर है पूरा कंसेप्ट। खाद्य श्रृंखला में पोष स्तर T4 या T5 स्तर से ज़्यादा नहीं होते हैं, क्योंकि अंतिम स्तर के पास बहुत कम ऊर्जा का प्रवाह होता है। जैसा कि आप पिछले स्लाइड में देखे थे कि लास्ट जो आपका स्तर था उसमें मात्र और मात्र 0.01% ही क्या हुआ था, ऊर्जा का प्रवाह हुआ था। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब आते हैं जलीय परितंत्र में, देखते हैं खाद्य श्रृंखला कैसे होता है। तो पादप प्लावक यानी कि फाइटोप्लैंक्टन, ये क्या है, T1 है। इसको खाया कौन, तो इसको जंतु प्लवक खाया, ये क्या हो गया, T2। जंतु प्लवक को खाया कौन, तो छोटी मछलियों ने खाया, तो छोटी मछलियां क्या हो गई, T3। छोटी मछलियों को खाया कौन, तो बड़ी मछलियों ने खाया, तो बड़ी मछलियां क्या हो गई, T4 हो गई। बड़ी मछलियों को खाया किसने, मानव ने खाया, तो मानव क्या हो गया, T5 हो गया। एकदम क्लियरली समझते चलना है एकदम। अब आते वन परितंत्र के खाद्य श्रृंखला, पादप या घास, ये T1 हो गया। इसको खाया कौन, हिरन खाया, हिरन क्या हो गया, T2 हो गया। हिरन को किसने खाया, भेड़िया ने खाया, हिरन को भेड़िया ने खाया, तो भेड़िया क्या हो गया, T3 हो गया। भेड़िया को किसने खाया, तो भेड़िया को शेर ने खाया, तो शेर क्या हो गया, T4 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। देखिए खाद्य श्रृंखलाओं के प्रकार अब आते हैं। खाद्य श्रृंखलाओं के कारण ही एक पोष स्तर से दूसरे पोष स्तर तक ऊर्जा का क्या होता है, प्रवाह होता है। क्लियर है कि एक खाद्य श्रृंखला के कारण ही क्या होता है, एक पोष स्तर से क्या होता है, दूसरे पोष स्तर तक क्या होता है, ऊर्जा का प्रवाह होता है। जैसे कि पादप से हिरन में, हिरन से भेड़िया में, भेड़िया से शेर में। क्लियर हो रहा है यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका, ध्यान दीजिएगा कि जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे वो था आपका अब खाद्य श्रृंखला के प्रकार, है ना। तो इसमें देखिए कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। एक होता है GFC यानी कि चरण खाद्य श्रृंखला, मीन्स आपका ग्रेजिंग फूड चेन। एक होता है आपका DFC, क्या होता है, TFC। तो DFC का मतलब क्या हो गया, देखिए डेट्रीटस फूड चेन, ठीक है। एक होता है PFC, होता है परजीवी खाद्य श्रृंखला, ठीक है। तो ये 3 तरह का क्या होता है, खाद्य श्रृंखला का प्रकार होता है। इन तीनों को याद रखिए, एग्जाम में आएगा तो आप लोग बता पाइएगा। GFC, DFC और PFC याद कर लीजिए सुन के। GFC, DFC और PFC 3 प्रकार का होता है, यानी कि चारण खाद्य श्रृंखला, अपरदी खाद्य श्रृंखला, परजीवी खाद्य श्रृंखला। अगर हम बात करते हैं GFC का, यानी कि ग्रेजिंग फूड चेन का, तो इसमें घास को कौन खाया, टिड्डा खाया, है ना। टिड्डा को मेढक खाया, मेढक को सांप खाया, सांप को मोर खाया। यहाँ तक तो क्लियर है, पीछे पढ़ते आ रहे हैं आप। यहाँ एक जीव दूसरे जीव को क्या करता है, चर लेता है। क्या करता है, चर लेता है। और इसी वर्ड से क्या आया है, चारण। क्या वर्ड आया है, चारण। तो अब एग्जाम में जब भी देखा चारण, तो इससे वर्ड आएगा चर लेना। क्या होगा, चर लेना। जब भी यहाँ आप वर्ड देखे एग्जाम में, ठीक है, चारण, तो चारण से रिलेट करेगा चर लेना। क्या, चर लेना, यानी कि एक जीव दूसरे जीव को क्या कर रहा है, चर ले रहा है। यह खाद्य श्रृंखला छोटे जीवों से प्रारंभ होता है, वह बड़े जीवों की ओर अग्रसर होती है। जैसे कि देखिए, घास से टिड्डा, टिड्डा से मेढक, मेढक से सांप और सांप से मोर। हम देखते हैं कि आमतौर पर क्या होता है कि ऊर्जा का ज्यादा प्रवाह जलीय परितंत्र में GFC यानी कि चारण खाद्य श्रृंखला के द्वारा होता है। अगर आपसे पूछता है क्या चीज कि ऊर्जा का ज्यादा प्रवाह किसमें होता है, तो जलीय परितंत्र के चारण खाद्य श्रृंखला में देखा जाता है। एक होता है आपका DFC, है ना। DFC यानी कि आपका डेट्रीटस फूड चेन। यह खाद्य श्रृंखला
मृत कार्बनिक पदार्थों से शुरू होती है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि डीएफसी जो खाद्य श्रृंखला होती है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो मृत कार्बनिक पदार्थों से शुरू होती है। इन मृत कार्बनिक पदार्थ पर क्या होता है, जीवाणु, कवक इत्यादि क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, और इनके द्वारा क्या होता है, कुछ अपघटनीय एंजाइम्स का क्या होता है, स्रवण होता है, जो कार्बनिक पदार्थों में इसे बदल देते हैं। इसको समझिएगा, सुनिएगा ध्यान से एकदम। जैसे नोट, स्थलीय परितंत्र में क्या होता है, ऊर्जा का अधिकांश प्रवाह डीएफसी में होता है। किसमें होता है, डीएफसी में। आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन यहाँ से निकलता है आपका कैसे। अब अगर बात करते हैं जलीय परितंत्र का, ऊर्जा का ज़्यादा प्रवाह तो किसमें होता है, जीएफसी में होता है, जलीय परितंत्र में। लेकिन अगर बात करते हैं स्थलीय परितंत्र में तो किसमें होता है, डीएफसी के द्वारा होता है। अगर हम बात करते हैं पीएफसी, पैरासाइट फूड चेन, तो जैसे कि जड़ है ना, फिर आता है नेमेटोडा, जीवाणु, बैक्टीरिया, जो कि अब क्या है, परजीवी है। यह खाद्य श्रृंखला बड़े जीवों से प्रारंभ होकर के छोटे जीवों पर निर्भर करती है, क्योंकि बड़े जीव जब मरेंगे तभी तो आपका जितने भी बैक्टीरिया हो गए, आपके कवक हो गए, ये सब क्या करते हैं, पनपते हैं, या फिर उनका क्या करते हैं, तो परजीवन करते हैं उनका, यानी कि उन्हें मिट्टी में जो खनिज के रूप में उन्हें मिला देते हैं। देखिए, खाद्य श्रृंखला जितनी सरल दिखाई देती है उतनी सरल नहीं होती है। खाद्य श्रृंखलाएं आपस में क्या है, जुड़ी हुई रहती है। क्लियर यहाँ तक। इन्हीं खाद्य श्रृंखलाओं के जटिल जाल को खाद्य जाल कहते हैं। यदि सर्प को चूहा नहीं मिला तो वह मेढक को खा लेगा। क्या होगा, मेढक को खा लेगा। नोट, खाद्य जाल यानी कि फूड वेब जितना जटिल होगा, पारिस्थितिकी तंत्र उतना ही अस्थायी होगा। तो ये आपसे ये एग्जाम में पूछ सकता है कि पारिस्थितिकी तंत्र ज़्यादा स्टेबल कब होगा, ज़्यादा स्टेबल कब होगा, तो आपका जवाब होना चाहिए कि पारिस्थितिकी तंत्र सबसे ज़्यादा अस्थायी तब होगा जब खाद्य जाल यानी कि फूड वेब जटिल होगा। क्या होगा, जितना ज़्यादा जटिल होगा। तो ये रहा कंसेप्ट का 11वां क्लास आपका, जिसमें आप लोग पढ़े एनर्जी फ्लो के बारे में। किस बारे में, एनर्जी फ्लो के बारे में आपने पढ़ा। तो अब मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में कुछ और नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।